यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 संस्कृत का जो चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा पाठ है। आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक कह सकते हैं, है ना, और बहुत गणितज्ञ भी कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ पर माना जाता है ना कि जिस प्रकार की पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य उसकी परिक्रमा लगाता है, इस भ्रांति को दूर करने वाले आर्यभट्ट ही थे। इन्होंने ही सिद्ध किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी तो गति कर रही है ना, सूर्य के चक्कर लगा रही है। इस बात को सिद्ध करने वाले थे। इसके बारे में उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि जिस प्रकार से हम किसी नाव के अंदर बैठ करके, ठीक है ना, उसके अंदर नाव में बैठ के क्या करते हैं, अपन पानी में चलते तो हमें कैसा लगता है कि नाव तो स्थिर है, लेकिन आसपास की जो चीज़ों को हम देखते हैं वो हमें गतिमान दिखाई देती है। तो प्रस्तुत पाठ में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आर्यभट्ट ने किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जीरो की खोज करी, ठीक है ना, इसके बारे में गणित की खोज करी, सभी के बारे में इस प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए बच्चों, आज हमारा चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट। चलिए सबसे पहले हम देख लीजिए, मैं आपको चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो थे वो आर्यभट्ट थे। चाणक्य की तरह ही दिखने थे, लंबी सी चोटी है इनकी भी और बहुत अच्छे तरह से जो यही हैं आपके आर्यभट्ट। फिर बात करते हैं सबसे पहले आर्यभट्ट कि भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने, आर्यभट्ट आदि ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। सबसे पहले गणित को नई दिशा देने वाले कौन थे हमारे, तो आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति लाने वाले कौन थे, तो आर्यभट्ट थे। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा उस समय, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, तो उनको इन लोगों को मनुष्यों को उन लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, है ना, रूढ़िवादी लोगों का। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। और आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य यानी विद्वानता का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो बिल्कुल आप बेटा आप ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। अभी तक जो हमने कहते हैं ना, जो इस बार इस कोविड की वजह से कुछ सिलेबस में संशोधन हुआ है और कुछ पाठ को हटा दिया गया है, और लगभग ये हमारा अंतिम पाठ रहेगा आर्यभट्ट, है ना। उसके बाद वाला पाठ हमारा है नहीं है, ठीक है। जो पाठ थे वो मैं बता चुका हूँ सभी, और वो पहले ही मैं आपके उसमें ग्रुप में डाल चुका हूँ सिलेबस कि कौन कौन से पाठ से आएगा, और वापस बता दिया जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ आर्यभट्ट। बात करी जाए अगर, देखिए, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम अर्थात गच्छति इति दृश्यते ही लोग। इस संसार में देखिए, ये पूर्व दिशा है, इस पूर्व दिशा से हमें सूर्य उदित हुआ दिखता है और पश्चिम दिशा में हमें अस्त होता हुआ दिखाई देता है इस संसार के अंदर। परम न अनेन अबोध्य अस्ति यत सूर्यो गतिशील अस्ति, ठीक है ना। परंतु इससे यह नहीं जाना जाता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में, अस्त होता है पश्चिम दिशा में, इससे यह सिद्ध थोड़ी हो रहा है कि सूर्य जो है वो गतिशील है, ठीक है। इस बारे में कोई सिद्धि हो नहीं रही है। फिर कहा गया है यहाँ पर इसी की बात में कि सूर्यो अचल पृथ्वी च चला। सूर्य जो है वो अचल है, चलता नहीं है, पृथ्वी च चला, पृथ्वी जो है चलायमान है। स्वकीय अक्ष गुणती, और अपने अक्ष पर ही धीरे धीरे घूर्णन करती है 365 दिन में, ठीक है ना। ये चक्कर लगा लेती है वो पूरा एक वर्ष जब होता है। इति सांप्रत्यम सुस्थापिता सिद्धांत, और इस सिद्धांत को, है ना, यह जो इस समय यह भली भांति स्थापित सिद्धांत है, हम जानते भी हैं, अच्छी तरह से हमने साइंस में पढ़ा है किस प्रकार से सूर्य के यहाँ पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इस प्रस्तुत पाठ में आर्यभट्ट ने किस प्रकार से यहाँ पर बताए हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब कहता है कि सिद्धांतो अयम प्रथमेन येन प्रवर्तितः स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिषीय आर्यभट्ट। अर्थात इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया है ना, वह महान गणितज्ञ ज्ञाता और ज्योतिषीय थे। गणितज्ञ तक है, गणित की जानकारी के साथ साथ ज्योतिषी के जानने वाले थे, महान ज्ञाता आर्यभट्ट थे। पृथ्वी ही स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, रुकी हुई है, ठीक है ना। इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी तेन
प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, परमसा चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया है। आर्यभट्ट ने खंडन किया है कि नहीं नहीं, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी तो चलायमान है, गुणन है, सूर्य स्थिर है। इस प्रमुख देने वाले थे आर्यभट्ट। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, आगे देखते हैं हम। तेन उदाहृतम यत गतिशीलायाम लोकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्तराम अनुभवती। उन्होंने उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में जब इंसान बैठा हुआ होता है ना, तो मनुष्य नाव को क्या समझता है? रुकी हुई है, अनुभव करता है ना, स्थिरम अनुभवती। नाव को क्या करता है? वो स्थिर अनुभव करता है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान, और अन्य पदार्थों को गतिशील, क्योंकि हम नाव तो रुकी हुई है, दूसरे अन्य पदार्थ जैसे हम देखेंगे रास्ते में कुछ भी दिखाई देगा, तो हम बस में बैठते हैं, और बस में बैठते हैं हमें लगता है बस एक जगह और बाकी सब दुकानें चल रही है, ये चल रहा है ना। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है? हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो सूर्य हमारे साथ साथ चलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी तो क्या है? स्थिर, और सूर्य चल रहा है हमारे साथ साथ। तो ये ऐसा है नहीं वास्तविकता में, ऐसा हमें प्रतीत होता है, ठीक है ना। एवं गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिराम अनुभवती। सूर्य आदि ग्रहण गतिशीलान वेति। इसी तरह से गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। तो जबकि है नहीं है ऐसा, हम सोचते हैं, हमें दिखाई देता है, वैसा बहुत बार होता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 473 तमें, अर्थात इसके देख सकते हैं हम, कहते हैं 476 है ना, 476 अपन जो कह सकते हैं किताब दे आर्यभट्ट जन्म लब्ध होती है ना। तो ऐसा हम इसको हिंदी में अगर कहा जाए, ऐसा भी कह सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो 473 ईस्वी में हुआ है। तेने विचिते आर्यभट्टिम ग्रंथ, और यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभट्टिम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। यहाँ कैसे प्राप्त होता है कि इनका जन्म 473 में, सॉरी 76 है ना, 76 ईस्वी में हुआ है। यहाँ हिंदी में लिख रखा है बेटा, तो इसको आप समझ लीजिएगा। ये जो लिख रखा है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है 476, ठीक है ना। तो 476 आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो 476 ईस्वी के अंदर है। तो यहाँ पर इन्होंने जो इनका जन्म हुआ इसके बारे में स्वयं के द्वारा एक किताब लिखी गई थी आर्यभट्टिम, इसमें इन्होंने उल्लेखित किया है। ग्रंथो यम तेन त्रयोविंशति तमें वयसी विचरित, और यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में लिख दिया। 23 साल के जब वो थे तब इन्होंने आर्यभट्टिम ग्रंथ को लिख लिया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन बेटा, हिंदी में लिख रखा है, तो 476 है, आप ध्यान रख लीजिएगा। ऐतिहासिक स्त्रोतों भी ज्ञाते यत पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्ट से वेदशाला आसीत। ऐतिहासिक स्त्रोत से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के निकट में ही आर्यभट्ट के नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला भी थी, ठीक है ना। अन्येन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एवासी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनका कार्य क्षेत्र पाटलिपुत्र ही था। कहाँ पर थे? पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट कहाँ के थे? पाटलिपुत्र में उन्होंने वेधशाला बना रखी थी। अब देखिए जीरो की खोज भी इन्होंने करी। आर्यभट्ट से योगदान गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित रखता है। यत्र संख्या नाम आकलम महत्वम आधाति, अर्थात जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। अब आ जाते हैं गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आदत्यम एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम दानव न अस्ति कारणम। गणित शास्त्र की पद्धति से किए गए आकलन पर आधारित करके ही उन्होंने कहा कि ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। ग्रहण लगते हैं हमको तो अरे राहु लग गया, अरे केतु लग गया, ऐसा नहीं होता है। इस चित्र में आप देख सकते हो, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चंद्र हैं। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य आ जाता है तो ग्रहण लग जाता है। तो ये राहु केतु वाली जो बातें हैं वो गलत हैं, ठीक है ना। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, है ना। इसका कारण क्या है? राहु केतु नहीं है, सूर्य चंद्र और पृथ्वी हैं। सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथ्व्या चंद्र से परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहण भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग में संयोग से ग्रहण मिल जाता है। जब आपस में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है तब ग्रहण बन जाता है। इसी प्रकार से यदा पृथ्व्याम
छायापातेन चंद्र से प्रकाश अवरुद्धते, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो वह चंद्र ग्रहण हो जाता है, तथा चंद्र ग्रहण अनुभवती। और पहले जो था वो सूर्य ग्रहण हो गया था। तथैव पृथ्वी सूर्य मध्य समागता चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहण होती। और इसी प्रकार से यहाँ पर वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। तो इस पर दोनों ग्रहण बताए गए हैं। राहु केतु का यहाँ कोई रोल नहीं है कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, चंद्रमा का प्रकाश काला काला बना देता है, तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की परछाई से चंद्रमा की वो परछाई दिखाई देती है, तो उसे हम कहते हैं ओ सूर्य को ग्रहण लग गया है, ग्रहण लग गया, जबकि ऐसा कुछ है ना, आप राहु केतु वाला नहीं। ये कि साइंटिफिक तरीके से अपने साइंस में पढ़ा हुआ है ना, कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है और चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवती। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। एक नई कोई भी चीज आएगी ना तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे लोग अचानक से। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य भी विरोध अभवत्। और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ उस समय, क्योंकि लोगों ने एकदम ये क्या बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कि राहु केतु लगता है। इस प्रकार से उनका कटाक्ष किया गया। लेकिन तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों को क्या की गई, उपेक्षा की गई है ना, विरोध किया गया। सह पंडित मन्यानाम उपासम जात, और क्या किया गया, पंडितों के द्वारा और मान्य विद्वानों के द्वारा है ना, मानने वालों के द्वारा उसको हंसी का पात्र बन गया, उसे हंसी का पात्र बना दिया आर्यभट्ट को। कुछ मानने नहीं लगे, लहरे ऐसा थोड़ी होता है क्या, इस प्रकार से उसके लिए हंसी उड़ाई गई। पुनरअपि तस्य दृष्टि कालाति गामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई। उन्होंने उस समय साहस हारा नहीं, लोगों ने उपवास किया, लेकिन वो अपने कार्य में लगे हुए रहे। आधुनिक वैज्ञानिकी तस्मिन तस्य सिद्धांते समादर प्रकटी भवति, और जो आधुनिक विद्वानों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया है। आज के जो विद्वान हैं उन लोगों ने नहीं बात सही कह रहे थे, साइंटिफिक, और हम किताबों में पढ़ते भी हैं कि जो उन्होंने आज से कई वर्षों पूर्व 476 की लगभग जो बताई बात, वो आज वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही है। ठीक है ना। तो हमारा संस्कृत विषय बेटा एक ऐसा विषय है जिसमें अथाह ज्ञान का भंडार है। ऐसी सी चीज़ें बता रखी हैं, हमने पढ़ी हैं कि जो साइंस में आज भी ज्ञात नहीं है वो पहले बता चुके हैं। ठीक है ना। अब चलिए, अस्माद एवं कारणात अस्माकम प्रथम उपग्रह से नाम आए, और इसी कारण से है ना हमारा जो प्रथम उपग्रह बनाया, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिखाई दे रहा है ये ना, ये इसका नाम क्या रख दिया था, वो उसको भेजा गया ऊपर, तो इसका नाम रखा आर्यभट्ट। क्या रखा, प्रथम जो हमारा ग्रह था उसका नाम क्या रखा, आर्यभट्ट की वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अथ विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसीत, है ना। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, और वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुष थे। इस प्रकार से किस प्रकार से यहाँ पर आर्यभट्ट के बारे में बताया गया कि आर्यभट्ट ने किस प्रकार जीरो की खोज करी, किस प्रकार से उन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बताया कि भाई जो सूर्य जो है वो क्या है, स्थिर है, और पृथ्वी चलती है। लेकिन प्रारंभ समय में अफवाहें फैलाई गई कि राहु केतु लगने से चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि वास्तविक स्थिति क्या थी प्रस्तुत पाठ में हमने पढ़ी है। प्रस्तुत पाठ को 2 या 3 बार पढ़िएगा, और पाठ का हिंदी का अनुवाद सारांश के रूप में आपको उसमें लिखिएगा, शब्दार्थ को लिखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर के साथ अपन मिलेंगे। ठीक है ना। बहुत इसमें देख लिया अभी, तो इसके साथ अपन यहाँ पर हमारा ये पूरा हो चुका है, और बहुत बहुत धन्यवाद।